हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज हम लोग RO 2023 का जो री एग्ज़ाम है हमारा दिसंबर में, उसके प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर। अगर अभी आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम मिनी टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से लिया गया है। टेक्स्ट बुक का ये मिनी टेस्ट पेपर है, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जीएस के हैं। जीएस पेपर 1, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट्स जीएस के मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर किसके मिलेंगे, रीजनिंग के और मैथ्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कला और संस्कृति से होने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री का पार्ट है ये। तो मंदिर को उसकी स्थापत्य कला शैली से सुमेलित करिए। दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में पड़ता है। ये कौन सी शैली में बनाया गया है, तो ये नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। बेलूर में जो होयसल मंदिर है, ये किस शैली में बनाया गया है, ये बेसर शैली में बनाया गया है। जबकि शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, ये द्राविड़ शैली में बनाया गया है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में जो शैली चलती है मंदिरों की, उसे द्राविड़ शैली कहते हैं, और उत्तर भारत में नागर शैली, और दोनों का जो मिला जुला रूप है उसे बेसर शैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे कौन, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और गुप्त काल को ही हम लोग भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने महरौली का लौह स्तंभ बनाया था, जिनकी उपलब्धियां वहाँ पर दर्शाई गई हैं। महरौली का जो लौह स्तंभ है, ये जो कुतुब मीनार है, उसी के ही परिसर में अवस्थित है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहाँ के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है। ये जितने भी आपको मस्जिद और महल मिल रहे हैं, तो कौन सा शाहजहाँ के द्वारा या शाहजहाँ के शासनकाल में नहीं बनवाया गया है, वो बताना है। तो किलाए कुना जो मस्जिद है, ये शाहजहाँ के राज्यकाल में नहीं बनवाई गई थी। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ये पुराना किला जो कि दिल्ली में अवस्थित है, उसी के परिसर में अवस्थित है। जब शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं को, उसके बाद पुराने किले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कृष्णदेव राय जो है आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने एक तेलुगु ग्रंथ लिखा था जिसका कि नाम है अमुक्त माल्याद, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इस पर 4 राजवंशों ने शासन किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कथन सही है, लेकिन जो पहला वाला कथन है कि कृष्णदेव राय सुलभ वंश के थे और उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। कृष्णदेव राय सुलभ वंश के नहीं थे, तुलुव वंश के थे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तुलुव वंश के राजा थे कौन, कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। दोनों कथनों में से हमें बताना है कि उन्हीं के आधार पर अपना उत्तर बताना है, कौन सा कथन सही है और कौन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में उत्पादन में कोई पूर्ण गिरावट नहीं हुई थी। तो पहले वाला कथन तो सही है, लेकिन दूसरे वाला जो कथन है ये गलत है। औपनिवेशिक शासनकाल जब भी चल रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत से कच्चा माल लेकर के जाया जाता था इंग्लैंड, और वहीं पर सस्ते दामों में
जो माल जाता था वहीं पर उत्पादन होता था, उसके द्वारा उस भारत के द्वारा जो लेकर के जाया जाता था माल, भारत से लेकर के वो लोग जाते थे, वहीं पर उत्पादन करते थे। लेकिन भारत में जो हथकरघा उद्योग था और जो भी कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए थे। तो दूसरा वाला कथन इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है, सर ए फ्रेजर 1905 में बंगाल विभाजन के समय उपराज्यपाल थे, ये गलत है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वहाँ पर लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय वायसराय थे, ठीक है। इन्होंने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और दूसरा कथन क्या है, किंग जॉर्ज IV ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। जब बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ बंगाल विभाजन का और स्वदेशी आंदोलन निकाला गया और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, तो किंग जॉर्ज जो है वो आए भारत और इन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। जॉर्ज IV नहीं, यहाँ पे जॉर्ज पंचम होना चाहिए, ठीक है। इसको 5th कर लीजिएगा। जॉर्ज पंचम आए थे, इन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। तो केवल 2 जो दूसरा कथन है ये सही होगा, बाकी का पहला कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का पहला और तीसरा गोलमेज जो भी था उसमें INC का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में अराजस्व अभियान निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का वर्णन करता है। तो देखिए, अराजस्व अभियान जो है बारडोली में हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था। यहाँ पर राजस्व को नहीं देने का फैसला किया गया था किसानों के द्वारा, ठीक है। तो राजस्व अदा नहीं किया जा रहा था और इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा, लौह पुरुष की नहीं, सरदार की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है, जिसमें एक तरफ वनस्पतियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ जलवायु दे रखी है। हमें सुमेलित करना है कि कौन सी जलवायु किस प्रकार की वनस्पति को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो जो लाइकेन है ये आपको टुंड्रा प्रदेशों में मिलेंगे, इसे 2 से कर दीजिए। शंकुधारी वन कहाँ पर मिलते हैं, शंकुधारी वन टैगा में मिलेंगे, जो कि पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों को टैगा भी कहा जाता है। खट्टे परिवार के फल भूमध्य सागरीय जलवायु में मिलते हैं और मरोदभिद जो है उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान में मिलते हैं। मरोदभिद का उदाहरण ही नागफनी होता है, ठीक है। नागफनी कैक्टस जो है ये मरोदभिद का ही उदाहरण है। इनके क्या होता है, इनका तना मोटा होता है और यहाँ पर इनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं और इनके मोटे तने में पानी को ये जो पौधे हैं स्टोर करके रखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक तरफ पर्वत चोटी है, दूसरी तरफ क्या है, देश है। अब हमें इसे मैच करना है। तो माउंट विटनी कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा USA में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मैच कर दीजिए। उसके बाद माउंट कोजी अस्को कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। अकांकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये कहाँ पर मिलेगा, अकांकागुआ आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो तंजानिया में मिलेगा, ठीक है, तंजानिया अफ्रीका में। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइए। शारावती नदी निम्नलिखित में से किस झरने के रूप में गिरती है। तो शारावती नदी पर एक झरना है, बड़ा ही प्रसिद्ध झरना, जिसे कि हम गरसोप्पा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं। तो ताड़ का पेड़ जो होता है, नारियल, केवड़ा, और अगर ये सारे पेड़ आपको किस प्रकार के वनों में मिलेंगे, ये मैंग्रोव वन के वृक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे वन जो है समुद्र के किनारे की जलवायु में, जो समुद्री जलवायु है वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, गुजरात में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा और राजस्थान के जावर में चांदी के भंडार भी मिलेंगे आपको, लेकिन गुजरात में नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से
कौन महारत्न की श्रेणी में आती है कंपनी, हमें ये बताना है। तो देखिए महारत्न की जो कंपनियां हैं कुल 13 कंपनियां हैं, जिनमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है। इसे BHEL भी बोलते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर महारत्न कंपनियों की लिस्ट दे दी है मैंने। तो PFC जिसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, NTPC भी महारत्न कंपनी है, ONGC सेल आपकी महारत्न है, भेल को हम ऊपर ऑप्शन में टिक ही कर चुके हैं। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन IOCL भी महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये भी आपकी महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया महारत्न है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे कि हम गेल कहते हैं, ये भी एक महारत्न कंपनी है। और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ये भी महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ये आपकी महारत्न कंपनी है। 11वीं हो जाती है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो ये तो है महारत्न कंपनी की लिस्ट, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा महारत्न के अलावा नवरत्न होते हैं, तो महारत्न को छोड़ के जो 9 कंपनीज हैं वो नवरत्न में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिएगा, इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। पहली आर्थिक जनगणना 1987 में आयोजित की गई थी। अगला क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो 829 है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो तीसरा वाला सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है वो 829 है, ये वाला भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स की एक क्लास है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब किया गया है, हमने पूरी क्लास की है, उसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। 3 क्लासेस आपको मिलेंगी, आप उनको कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो टाइम निकाल के उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है कथन, मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। तो पहला वाला कथन जो है ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकारों में किसी भी संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधी विधानसभाओं की सहमति होना आवश्यक होती है। विशेष बहुमत से पारित करना होता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक नहीं होती है। तो इसीलिए ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा निर्वाचक मंडल राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, पदेन सभापति, कौन होते हैं? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पदेन सभापति होते हैं। और एक तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग कैसे होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। और चुनाव कैसे होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 है, संसद के सभी सदस्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख सकते हो आप, उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए शर्तों में से एक शर्त यह है कि यह राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम मतों का डैश कितना प्रतिशत जीता हुआ है, कितना मतदान है। ठीक है, तो राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए कोई भी पार्टी को जितने भी वैध मत पड़े होते हैं उनका कम से कम 6% लाना होता है, तब वो राज्य स्तर की पार्टी घोषित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जो सामान्य विधानसभा है उसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि यह राज्य के एक सामान्य विधानसभा चुनाव में राज्य में प्रदत्त वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है, मतलब 6% वोट मिलने चाहिए और साथ साथ कम से कम 2 सीटें मिलनी चाहिए, तब ये राज्य स्तर की पार्टी घोषित की जाएगी, कोई भी पार्टी। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिएगा। यदि यह राज्य से संबंधित लोकसभा के लिए एक आम चुनाव में राज्य में मतदान के वैध वोटों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा संबंधित राज्य से लोकसभा की 1 सीट जीतता है, कोई भी दल है, 6% उसको वोट मिलते हैं और लोकसभा से 1 सीट जीतता है, तो भी वो राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह संबंधित राज्य की विधानसभा या विधानसभा की 3 सीटें जो भी अधिक हो, इसी वजह से एक आम चुनाव में विधानसभा की 3% सीटें भी जीतता है। ये भी पॉइंट है। 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, तो ये सारी कंडीशंस ध्यान रखनी है हमें। इनमें से एक भी जो भी फुलफिल करता है दल, वो राज्य स्तर की पार्टी हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि यह प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है या संबंधित राज्य में से लोकसभा के लिए एक आम चुनाव में राज्य का आवंटित भाग होता है, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए एक चुनाव में या राज्य की विधानसभा में मतदान किए गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करती है। ठीक है। ये किस लिए कह रहा है, राज्य स्तर की पार्टी के लिए। इन सभी शर्तों को जोड़ा कब गया था, तो 2011 में जोड़ा गया था इन सारी शर्तों को, कि कोई भी दल कब राज्य स्तर की पार्टी बन सकता है, कोई भी दल कब जो है नेशनल लेवल की पार्टी बन सकता है। ये सारे जो कंडीशंस हैं ये कब जोड़ी गई थी, 2011 में, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है हमें बताना है। यदि बैंक रेट घट जाता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। जब बैंक रेट घट जाता है तो क्या हो जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसी आधार पर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग उसे खर्च ज़्यादा करेंगे, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी भारत की पूंजी खाते से संबंधित है। तो देखिए, पूंजी खाते से संबंधित यहाँ पे व्यापार में बीमा, ये भी संबंधित नहीं है। व्यापारिक व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी संबंधित नहीं है। सेवा संबंधी व्यापार, ये भी संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी संबंधित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है। तो पहला क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। जो सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए जारी करती है, MSP आयोग गठित किया गया है, CACP जिसे हम कहते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसी की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है। निजी व्यापारियों या कंपनियों के द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए MSP अनिवार्य नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो किसान सरकारी खरीद वाले क्रय केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो उनको MSP मूल्य पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है। यदि आप लोगों ने देखा होगा, जो मंडियाँ होती हैं या किसी निजी कंपनी को किसान अपनी फसल बेचते हैं तो वहाँ से उनको MSP रेट मिले, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो इस वजह से हमारा दूसरा वाला भी कथन सही है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों कथन सही हैं। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है। तो सतत कृषि के लिए एक उप मिशन जारी किया गया, वो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एक सतत कृषि के लिए जारी किया गया उप मिशन है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए गए। इसमें क्या होता है, मिट्टी की जांच होती है और उसी आधार पर किसानों को आगे की फसल किस प्रकार से उगाएं, कौन सी फसल उस मिट्टी के क्षेत्र में होगी, अच्छी पैदावार, ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 कॉलम है, एक तरफ दे रखा है पंचवर्षीय योजनाएं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है,
उनमें कौन कौन से उनके गोल्स थे, ये बातें बताई गई हैं। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम लोग मैच करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो उत्पन्न हुई थी असमानता, उसमें सुधार करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो इसको मैच कर दीजिए सी से। उसके बाद आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेजी से और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इसको हम मैच करेंगे। थोड़ा करेक्शन करते हैं यहाँ पे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक समावेशी विकास नहीं आएगा, आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, इसलिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना को आप मैच कर दीजिए तेजी से और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, 3 को ए से मैच कर दीजिए, तेजी से और अधिक समावेशी विकास। उसके बाद हमारे पास बचा 12वीं पंचवर्षीय योजना, तेजी से और सतत विकास। ठीक है, यहाँ पे समावेशी विकास की जगह हो जाएगा सतत विकास। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें एक पशु के साथ साथ एक पौधे दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो देखिए फर्न, मॉस, केंचुआ और युगलिना, इसमें से फन आप लोगों को पता है, फन एक तरीके की झाड़ी होती है। ठीक है, झाड़ी टाइप का पौधा होता है और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? जो आपके क्षेत्र हैं, मतलब घर में भी इन पौधों को लगाया जाता है। ये वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर ये पौधे अच्छे फलते फूलते हैं। मॉस क्या होता है? मॉस काई होती है। ठीक है, काई पता ही है, इस समय बरसात का मौसम है तो दीवारों पर और जो भी गीली जगह हैं वहाँ पर आपको काई लगी हुई दिख जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हो युगलिना जो है, युगलिना पौधा और पशु दोनों की विशेषताएं दिखलाता है। कैसे? देखिए युगलिना जो है ये पशु की तरह मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल लेता है, इसके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। और पौधे की क्या विशेषता है इसमें? पौधे की विशेषता ये है कि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और ये आगे कैसे बढ़ता है? तो फ्लैगेलम होता है, फ्लैगेलम की मदद से ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। ये युगलिना का चित्र है, आप लोग देख भी सकते हो, ये चप्पल के आकार का होता है युगलिना। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इसके पार्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, इसी वजह से प्रकाश स्कैटर हो जाता है और ये वाली क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा? तो देखिए चीनी और पानी का जो विलयन होता है ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, शर्करा का विलयन। ठीक है, चीनी, शर्करा कहते हैं चीनी को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए समुद्र में जैव भार का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैव भार का पिरामिड जो है उल्टा होता है। ठीक, वैसे तो पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन समुद्र के केस में ये क्या होता है? इस तरीके से हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और पहला वाला तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। गंडक नदी के बारे में ये क्वेश्चन है। गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गंडक नदी के किनारे है, जिसका कि नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक टाइगर रिजर्व है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हेमिस कहाँ पर मिलेगा? ये आपको हेमिस मिलेगा लद्दाख में। और नंदा देवी कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी
स्थान भी याद रखने हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर मिलेगा, ये किस ज़िले में पड़ेगा, किस स्टेट में, तो ये बिहार के चंपारण ज़िले में मिलेगा, भारत और नेपाल सीमा पर है, ठीक है। ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है। 1990 के दशक में इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं सुबेद श्रेणी में आता है एक गौर, ठीक है। गौर जो है बैल के प्रजाति का होता है, ये इस वन क्षेत्र में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो विंध्यन क्षेत्र में जो है मोंटा प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। तो लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर मिलेगा, ये उन्नाव में मिलेगा, ठीक है, उन्नाव में। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो कौशाम्बी जो है यूपी में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यूपी स्पेशल की क्लासेस के लिंक प्लेलिस्ट है पूरी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं यूपी से जुड़ी हुई, तो उनको भी आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित जिलों को उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार उनकी दशकीय वृद्धि के संदर्भ के रूप में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा जहाँ पर हुई वो था बागपत, इसको पहले नंबर पे डाल दीजिए, 4 आ जाएगा। उसके बाद बलरामपुर आता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर दशकीय वृद्धि में जिसने तीसरे नंबर पर जो आया जिला वो है श्रावस्ती, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और गाज़ियाबाद इन ऑप्शंस में सबसे लास्ट में रहेगा 3। तो हमारा जो कूट बनेगा वो बनेगा 4 1 2 3 दशकीय वृद्धि दर के बारे में, मतलब बागपत, फिर उसके बाद हो जाएगा बलरामपुर, श्रावस्ती और गाज़ियाबाद। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है। 907 है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लोक नृत्य एक तरफ दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मयूर नृत्य जो है क्षेत्र में किया जाता है। दीवारी पे डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे दीपावली के समय पर किया जाता है। जोगिनी अवध का नृत्य है, ठीक है, ये सपेरा प्रजाति के द्वारा किया जाता है। जबकि कठघोड़वा सोनभद्र का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी मेला महोत्सव, लोक नृत्य और लोक गायन, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, सारी क्लासेस आपको यूपी स्पेशल की क्लास में मिल जाएगी। वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की गई हैं और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। अगर क्लास पसंद आएगी तो उसको लाइक भी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी इन्होंने सूरीनाम की यात्रा की थी। वहाँ पर इन्हें वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द चेन स्टार ऑफ येलो स्टार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस किताब के लेखक कौन है, इस पुस्तक के। तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों को समर्पित एक किताब है जिसे रूपा पाई ने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार, एक ये युद्धाभ्यास है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था, किस देश के साथ किया है ये हमें बताना है। तो जायद तलवार जो है यूएई के साथ किया था। ऑप्शन नंबर 4, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला जो है श्रीनगर में रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी जब इन्होंने विजिट किया था तब ये आधारशिला श्रीनगर में रखी गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सितंबर 2023 में किस देश में विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर देखी गई। तो सितंबर 2023 में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखी गई डेंगू से बांग्लादेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। बांग्लादेश में डेंगू से जो मोर्टेलिटी रेट है सितंबर 2023 में वो सबसे ज़्यादा रहा इन चारों ऑप्शंस में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, विश्व मौसम
विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एक भारतीय व्यक्ति हैं जिनका कि नाम है मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। तो पहला कथन है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बढ़ते वायु प्रदूषण से दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा में 5 साल से अधिक की कटौती हो सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में रुझान दिया गया है। तो दूसरा वाला कथन सही है। अगला क्या है, 2013 के बाद दुनिया में लगभग 59% प्रदूषण वृद्धि के लिए भारत जिम्मेदार है, ये कथन भी सही नहीं है। भारत जिम्मेदार नहीं है। सब टॉप नंबर पे सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैला रहा है वो अमेरिका है, ठीक है। तो तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाता है। तो केवल 2 जो है सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ये भुखमरी सूचकांक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो 121 देशों में वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकाला गया था 2022 का। उन्हीं रैंकिंग के लिए हमें ये मिलान करना है। तो भारत की क्या रैंकिंग रही इसमें? भारत की 107 रैंकिंग रही, जबकि हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है इसने 99 रैंक प्राप्त की और नेपाल को 81वीं रैंक प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये मैचिंग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 का विषय क्या था? तो अभी जब रामसर कन्वेंशन की बात हुई थी और भारत के 10 वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में शामिल किए गए थे, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसकी की थीम थी हर लैंड हर राइट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? तो मणिपुर में जो हिंसा हुई, मणिपुर हिंसा में 2 समुदाय जिनके बीच आपसी बहुत टकराव हुआ और मणिपुर में जो हिंसा है वो बहुत ज़्यादा हो गई और उसको पूरे देश में इतना ज़्यादा उसकी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो मैतेई और कुकी समुदाय मणिपुर हिंसा में जिनके बीच आपसी तनाव बहुत ज़्यादा स्तर तक पहुंच गया था, तो इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? अजय लांबा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति, कुकई समुदाय जो है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष मतलब पुश कारक नहीं है? तो देखिए, प्रवास के लिए पुश कारक जो नहीं है ये है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल हैं और इसमें जो तीसरा सर्कल है इसमें से ये क्वेश्चन मार्क वाला हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक लग रही है वो क्या है कि ये 4 पार्ट्स हैं, 5 का फैक्टोरियल जो भी है, जब हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं, जैसे फैक्टोरियल इस तरीके से ओपन करते हैं 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से ओपन करेंगे तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, दूना 120, ये इसके सामने लिखा गया है। 7 का फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे 7 × 6 × 5 और × 4 3 × 2, ठीक है। तो 120 तो हमें यहाँ से मिल गया और 7 6 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला इधर भी लगा है और यही वाला फॉर्मूला इधर भी लगा है। अब देखिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क है इसको कैसे ओपन करेंगे? देखिए, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है, 1 × 1। जो जितनी भी संख्या का फैक्टोरियल होता है उसको 1 तक लेकर के जाते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे इस तरीके से ओपन करते हैं। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, दूना 120, ठीक है। तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करने का प्रयास करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे ट्रिक भी दे दी है, ये सारी ओपन करके दिखाई गई हैं, बाकी तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक सीरीज़ है
अब हमें इसमें से ज्ञात करना है कि कौन सा मिसिंग है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी वो क्या है, एल के बाद देखिए एन आ रहा है, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +2, ये +2 हो रहा है, ठीक। एन के बाद ये भी यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो ये सारा +2 हो रहा है। तो जब ये +2 हम करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले में जो सबसे पहला पद मिलेगा वो मिलेगा टी, ठीक है। उसके बाद ए के बाद डी आ रहा है दूसरे वाले में, देखो तो ये +3 हो रहा है, ठीक। तो अब ये लास्ट वाले के हिसाब से एम में +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नहीं एम नहीं आएगा, यहाँ पे जे आएगा। जे में +3 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एम, ठीक है। और एम के बाद ये हो रहा है +2, तीसरे वाले पद में देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ओ और फिर +3, तो ये ऐसे करके चल रहा है +2 +3 फिर +2 और +3, ये वाली ट्रिक लग रही है। और लास्ट में जो मिलेगा TMON, लास्ट में एन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बजे घड़ी की सुइयों के द्वारा बनने वाले कोण का माप क्या है। तो 2 बजे, 2 किस तरीके से बजता है घड़ी में, ये देखो घड़ी में कुछ इस तरीके से 2 बजता है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इस तरीके से। तो ये वाली सुई यहाँ पे होती है मिनट की और ये घंटे वाली सुई इधर होती है। तो 2 खानों के बीच में कितना कोण होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है, 30 डिग्री होता है। और यहाँ से एक खाना छोड़ के दूसरी पे आ जाती है घंटे वाली सुई, तो 30 को क्या करते हैं 2 से गुणा कर दिया जाता है 30 डिग्री को, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार के 6 व्यक्ति हैं MN PQ R और S, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब शुरू करते हैं यहाँ से। S जो है M की दादी है, तो S M की दादी बनाने के लिए ये कुछ M है और ये S इनके कोई फादर होगा या मदर होगा, वो बाद में आगे क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं और ये दादी हो गई, ठीक है। ये फीमेल है, ये ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पे F लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, P जो है R की बहन है, P R की बहन है। अब यहाँ पे कुछ कर लेते हैं अपन R, ठीक है, और ये P की बहन है। ये यहाँ पे चूँकि ये फीमेल है इसलिए इसको F लिख देते हैं। अभी P का पता नहीं है ये क्या है, ठीक है। N P का पिता है, N जो है P का पिता है, तो यहाँ पे ये हो गया N, ये इसको M लिख दीजिए क्योंकि ये मेल है, पिता है। उसके बाद ये कह रहा है M Q और R का इकलौता पुत्र है। M जो है Q और R का इकलौता पुत्र है, दैट मीन्स यहाँ पर Q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Q कर दीजिए और ये R, तो ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद आ रहा है N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मेल हो जाएगा, ठीक है, ये मेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, M N से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये M है, ठीक है, और ये N है। अब देखो ऊपर इस तरीके से रिलेशन में बढ़ेंगे आगे, तो ये पति पत्नी हो गए। अब M जो है पोता है किसका, S का, क्योंकि ये माँ हो जाएगी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, S और M। तो N और M किस प्रकार से संबंधित हो जाएंगे, N का M क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ठीक है, पोता। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोता। आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए हैं। इसको अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, बेस्ट विशेस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।